This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. नाज़रीन, आज का दिन कुछ बेहतर है। पिछले हफ्तों से ऑयल की कीमतों में हमने देखा कि एक बड़ी तब्दीली आई। पिछले हफ्ते $27 से बढ़ते बढ़ते 29 का हुआ, फिर 31 का हुआ, फिर 32 का हुआ, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले 32 के लेवल उसने तोड़ा और 31 कुछ पे आ गया, जिसके बाद से हमने देखा है कि थोड़ी सी जो है गिरावट शुरू हो गई है यूरोपियन मार्केट में। जबकि अमेरिका में कल बहुत अच्छी क्लोज़ हुई थी, पॉजिटिव क्लोज़ हुई, एशिया भी पॉजिटिव रहा और हमारी मार्केट खुलते ही उसने बहुत ज़बरदस्त जंप लिया था टू द एक्सटेंट ऑफ 352 प्लस। उसके बाद हमने ऊपर नीचे होते हुए 368 प्लस पे उसको देखा। उसके बाद ये नीचे आ गई तेज़ी से, पता नहीं कौन सी खबर आई। मैंने लोगों से पूछा कि कौन सी खबर, उन्होंने कहा जी वो न्यूजीलैंड से क्रिकेट हार गए। तो भाई क्रिकेट हारने से मार्केट का क्या ताल्लुक़। बहरहाल उसके बाद मार्केट नीचे आई और हमने इसको 62 प्लस पे भी देखा, 56 पे भी देखा, लेकिन माशाल्लाह 117 प्लस पे मार्केट क्लोज़ हो गई, विच इज़ क्वाइट ओके। मगर अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही हैं यूरोप की वो नेगेटिव आ रही हैं ड्यू टू लिटिल बिट डिक्लाइन इन द ऑयल प्राइस जो अभी हुआ है। 31.27 का हुआ और इस तरह से 2.86 का लॉस है इसमें। चेंज जो है 0.92, तकरीबन $1 की कमी, विच इज़ सब्सटेंशियल। तो हम ये देख रहे हैं कि बड़ा क्लोज कोरिलेशन है बिटवीन ऑयल प्राइस एंड स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। जब बढ़ती है तेल की कीमत से एकदम से मार्केट तमाम के तमाम जंप होती है, चाहे अमेरिका हो चाहे यहाँ की हो, और जब वो घटती है तो फट से नीचे आ जाती है मार्केट। तो उस दिन भी यही हुआ जिस दिन 27 से मार्केट ऊपर जा रही थी। तो जब वो डिक्लाइन हुई तो एकदम से हमने देखा कि वो यूरोप में पॉजिटिविटी आई। हमारे यहाँ तो मार्केट क्लोज़ हो चुकी थी जब ये बढ़ी है 2%, $2, और लेकिन यूरोप में एकदम से तेज़ी आई, फिर अमेरिका में आए, फिर नेक्स्ट डे हमारे यहाँ भी घूमती हुई आई। तो काफ़ी क्लोज़ रिलेशनशिप है। अभी हमारे इलाकों में, हमारे रीजन में पॉजिटिव क्लोज़ के बाद यूरोप नेगेटिव पे चला गया ड्यू टू ऑलमोस्ट $1 डिक्लाइन इन ऑयल प्राइस इन जस्ट ए फ्यू आवर्स अगो। इस तरह से फाइनली नेट पोजीशन ये रही है कि 116 का इजाफा 100 इंडेक्स में, 31,065 का लेवल। 30 में 107 का इजाफा है, 18,048। ऑल शेयर्स में 77 का इजाफा, 21,855 का लेवल। वॉल्यूम मॉडेस्ट ही हैं, 100 में 72, 30 में 46, 129 मिलियन का काम हुआ है, विच इज़ नॉट so good. Advancing company 169, declining 131, unchanged 22, 322 companies में काम हुआ आज। TRG again at the top of volume 12.3 million। पेस पाकिस्तान में 10.16 का काम हुआ, जापान पावर में 8.44 का काम हुआ, बाइको पेट्रोलियम में 6.8 का काम हुआ, बैंक ऑफ पंजाब 5.1। गेनर्स बाटा पाकिस्तान 50, आइलैंड टेक्सटाइल 35, शील्ड कॉरपोरेशन 25, मरी पेट्रोलियम 24, मिल्लत डायरेक्टर 15। लूजर्स में यूनिलीवर फूड 20, फिरोजसन लेबोरेटरी 55, मरी ब्यूरी 33, गंधारा इंडस्ट्रीज़ 20, खैबर टोबैको 18। नाज़रीन, ये बाटा के नाम सुनते ही मुझे अपने कुछ बचपना याद आता है। ये वो कंपनी थी जब हम बच्चे थे और स्कूल वगैरह जाते थे तो शायद यही जूता रिकमेंडेड था, तो वालिदैन हम लोगों को यही जूते ख़रीदवाते थे और ये इतने मजबूत होते थे कि टूटते नहीं थे। तो मैं इसको क्या करता था कि साइड में ब्लेड से इतनी फ़ाइन तरीके से काटता था सोल के साथ साथ कि पता ही न चले, और वो जूता फट जाता था, फिर अब्बा से कहता था नया ख़रीदो। कभी सोचा नहीं था कि उसका शेयर इतना महंगा हो जाएगा जो आज है। ये हमारे लिए एक लेसन है, चाहे सर्विस हो चाहे बाटा हो। जिन लोगों ने उस ज़माने में जब नया नया ये आया होगा 10 रुपये पर ख़रीद लिया था, आज सोचिए कि वो कितने पैसे वाले हैं। बाटा का काम बढ़ रहा है, सर्विस का काम बढ़ रहा है। पाकिस्तान जितने सस्ता जूते बना रहा है दुनिया में शायद कोई नहीं बना सकता। होलसेल में ड्रेस शूज़ मिलते हैं आपको 300 के अंडर, जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते किसी दुनिया में। अभी कुछ दोस्त आए अमेरिका से, वो बेचारे बजट से परेशान थे कि बड़ा ख़र्चा हो गया आने में, माँ को देखने में। मैंने कहा यहाँ से 100 जूते ले जाओ, तुम्हारे कॉस्ट निकल जाएगी, और निकल गया। यहाँ से 300-400 के जूते ले गए,
अमेरिका में जाके $50-60 में बेच दिया। ये है गैप, ये हमारी वाइबिलिटी है, कोई कम्पीट हमसे नहीं कर सकता और ये इंडस्ट्रीज़ कैसे ऊपर नहीं जाएंगी, ज़रूर जाएंगी। नाज़रीन, मार्केट के ऊपर बात करने के लिए हमने एक लीडिंग एक्सपर्ट नकवी साहब को दावत दी। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत मुश्किलों से आज टाइम निकाल के आप आए। सलमान नकवी साहब, आजकल आप कौन से इंस्टीट्यूशन? अबाली में ही अभी तक है। मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ कि आप लोगों को बड़ी ऑफर्स आती रहती हैं इधर उधर से, मगर आपको मैंने बड़ा स्टेबल पाया है। हर दफ़ा मैं पूछ लेता हूँ कि कहीं इंस्टीट्यूशन ना बदल गया हो। Still you are head of institutions. जी, head director institution sales. That means you deal with other groups. Other companies and बड़े-बड़े ग्रुप्स के साथ डील करते हैं आप, यानी रिटेल कस्टमर से आपका ताल्लुक नहीं? सब मिक्स होते हैं। सब मिक्स होते हैं। चलिए, तो आबा इज डूइंग वेल? या थोड़े से टर्नओवर तो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो काम में हाँ आ रहा है। बिल्कुल सही है। और ये जो नई रूल्स आए इतने सारे और सख्तियाँ आई हैं कि ये स्टाफ को ट्रेन करो और ये करो वो करो, उससे आप परेशान तो नहीं हैं? देखिए, पिछले कोई कम से कम 2 या 3 महीने से जो मार्केट प्रेशर में रही है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें से वन ऑफ द रीज़न जो आप बता रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो बहुत सख्त हैं, और उस पर बहरहाल बातचीत जारी रहती है। कुछ आगे हो जाते हैं, कुछ पीछे हो जाते हैं, कुछ हल्के हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, लेकिन उसका इम्पैक्ट रहा है। और इसके साथ साथ हमारी मार्केट पे जो असरात हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स के हुए, ऑयल प्राइसेस के हुए, चाइना के स्लो डाउन के हुए, इंटरेस्ट रेट हाइक जो फेडरल रिजर्व ने करा उसके हुए। हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ, उसका भी बैंकिंग वाला पे स्प्रेड पे असर उस पर बैंकिंग आज आया है कि 5.56 हो गया, विच इज़ द लोएस्ट इन 11 ईयर्स। जी हाँ, तो बैंकिंग शेयर्स पे तो उसका असर और पड़ा है। यकीनन उसका असर पड़ रहा है। और फिर हमारे यहाँ ये रूल्स रेगुलेशंस का प्रॉब्लम आया। फिर उसके साथ साथ जो है कुछ पॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ प्रॉब्लम थी, छापे वापे पड़ते रहे। वो मीडिया ने भी आपके खिलाफ बड़ा काम किया है, कुछ मीडिया हाउसेस ने मुख्तलिफ बहुत ही रिस्पेक्टेबल हाउसेस के खिलाफ, एक हाउसेस के खिलाफ और पर्सनैलिटीज़ के खिलाफ, उनके खिलाफ अनफाउंडेड, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनीथिंग, हमारे यहाँ जस्ट टू गेट ए रेटिंग। और कुछ तो लोग ऐसे हैं साहब, नकवी साहब, अल्लाह का शुक्र है हम लोग जायज़ रोज़ी कमा रहे हैं कि उनकी रोज़ी रोटी इसी पर डिपेंड करती है कि आज कोई ना कोई नया फितना, नया कोई इशू खड़ा करना है। अब वो रोज़ उनको मिलता नहीं है, तो ईजाद कर लेते हैं। सही कहा आपने। और ऐसे लोगों का नाम जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाए हैं, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, जो करोड़ों अरबों रुपए के टैक्सेस पे करते हैं, और बहुत सारे लोग उनकी वजह से बरसरे रोज़गार हैं। पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, उनकी रेपुटेशन पे बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है। बग़ैर किसी तस्दीक के, किसी कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के या किसी इसके उनके बारे में ख़बरें चला देना, उनका तस्करा कर देना, जो ताहाल हम देख रहे हैं कि कहीं से भी नहीं हुई है, अनफाउंडेड है। अब AED वाला मामला देख लें। जी हाँ भाई, टाइपिंग एरर भी तो हो सकती है ना कि 5 के बजाय 3 के बजाय 5। नहीं, वो डाइल्यूटेड अर्निंग है, उसका जवाब डाइल्यूटेड अर्निंग हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो जिस पार्टी ने कंप्लेन किया है, सबसे पहले तो उनसे पूछें कि तुम क्या जाहिल हो, नाकल हो, अंधे हो? तुम्हारे पास भी तो वही बैलेंस शीट मौजूद था जो आपके पास या AED के पास या किसी के पास भी हो। उसमें डिस्क्लेमर फिगर है, उसमें डिस्क्लेमर। बैलेंस शीट तो एक पब्लिक फिगर है ना, पब्लिक फिगर है। जिस कंपनी के जिक्र हो रहा है, ABC कंपनी, उसने एक बैलेंस शीट इशू किया, उसके डायरेक्टर्स ने साइन किया कि दिस इज ट्रू एज पर द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। ऑडिटर ने उसको कहा कि जी इट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब आपके पास बैलेंस शीट मौजूद है, आईकॉम के किसी बच्चे से कहो कि भाई इसकी अर्निंग तो निकाल, कितना मुश्किल काम है अर्निंग निकालना। बिल्कुल सही कि आप डिपेंड करेंगे कि फलानी कंपनी ने क्या लिखा। फिर रिसर्च रिपोर्ट के साथ डिस्क्लेमर्स होते हैं। और अगर इस तरह से, तो ऑयल की फोरकास्ट जब मैं लास्ट आपके प्रोग्राम में आया था तो $25 $20 फोरकास्ट रही थी, लेकिन वो तो आज 32 हो गया। तो उसका मतलब है कि हम उस या मिसाल का तो उस दिन आपने कहा कि मेरा ख्याल है कि 25 ही जाने वाला है, तो क्या आपको हम अरेस्ट करा दें? तो ये इससे बहुत सारे इसके ख़राब असरात, पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है, इन्वेस्टर शाये होता है, फिर वो प्रोफेशनल्स जो बड़े हाई प्रोफाइल, आप जैसे लोग, आपका भी एक बहुत बड़ा नाम है, आप लोग एक आइकन्स हैं इस मार्केट के। जब 10-15 बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जाता है, उसमें आपका भी नाम आता है, और जो बड़े लोगों का जिनका बदनाम किया गया, अल्लाह का शुक्र है आपको उन्होंने माफ़ कर दिया। तो मगर ये कि अगर 15
आइकन्स हैं, 15 में से आप 10 को गंदा कर दें तो मार्केट ही गंदी हुई ना फिर। भाई बड़े नकवी साहब अच्छे हैं तो हुआ करें, लेकिन बाकी तो सब खराब हैं, ये तो ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया गया। और जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं और जो एनालिसिस, वो डर गए बेचारे बिल्कुल, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जो और बहुत सारी हमारे यहाँ इन्वॉल्व हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे जो नए नए स्क्रिप्ट्स आते हैं उसकी वो पब्लिक ऑफ़र में इन्वॉल्व होते हैं, किस रेट पे करनी चाहिए, बहुत सारे, तो वो फिर उसमें घबराते हैं। वो जब देते भी हैं तो उसमें अब जैसे एक तो डिस्क्लेमर के अलावा भी वो कहते हैं कि मुख्तलिफ एजम्पशंस हैं। अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान 7% से तरक्की करेगा तो हाईटेक का लुब्रिकेंट ज़्यादा बिकेगा, अगर नेगेटिव ग्रोथ हो गई जापान के तो कम बिकेगा। एग्जैक्टली, नोबडी नोज कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। जी हाँ, जी हाँ। किसी जापानी एनालिस्ट को पता था कि जापान नेगेटिव में चला जाएगा? जी हाँ। हम तो बचपन से जापान की वाह सुनते आए, चाइना जापान 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 सुनते रहे, फिर कोरिया आ गया, फिर चाइना आ गया। सही है, तो मगर वो वाह जो है वो तब्दील हो गई हालात के तहत। हालात के नोबडी कैन रियली प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है गायब के इल्म। जी हाँ। और फिर आप ये जो देखें, बच्चे आपके पास काम करने आते हैं ये सब अच्छे हाई क्वालिटी के MBAs हैं, CFAs हैं, जिनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी, क्यों आपके पास काम करें वो जहाँ खतरा हो? जी हाँ, क्यों ना जाके किसी और जगह काम कर ले? एग्जैक्टली आपके जो वर्ड्स हैं ये आपने प्रैक्टिकली बात करी है और यही हो रहा है, हुआ है। और बहुत सारे एनालिस्ट मूव कर जाएंगे इस इंडस्ट्री से। जी हाँ, जी हाँ। ये मसद अगर इस तरीके से अगर करा जाए, ये कोई स्टॉक वो मार्केट, तो बेचारे साफ सुथरे प्रोफेशनल्स हैं, दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, आप पॉजिटिविटी को भी हाईलाइट करें। मसलन मैं आपको बताऊँ, आज से 4 दिन पहले, उसका ठिकाना मैंने लिया हुआ वैसे। जी, आपके चैनल को मैं अप्रिशिएट करता हूं, मेरा ज़ाती भी ठीक है। सोशल मीडिया पर आप देखें, जी हाँ, जब बिल्कुल ही नेगेटिव बात हो रही होती है, मैं अकेला कई दफ़ा रात को 3-3 बजे तक खड़े होकर लड़ रहा होता हूँ लोगों से। जब लोग कह रहे होते हैं, कस्में खा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे रमज़ान की बात है, एक तो वैसी सहरी की वजह से हम देर तक जागते थे, तो पता चला सोशल मीडिया पे 23 मार्केट दुनिया की गिर गई, तब पाकिस्तान कैसे बचेगा, गारंटीड शार्प ड्रॉप इज़ देयर, 10,000 की मार्केट, कोई 15,000 की मार्केट, बड़े बड़े गुरु आके बोल रहे हैं। तो मैं इतना रोज़े के दौर में एक बहुत ही गलत काम किया, मैंने शर्त लगाई। मैंने कहा, आओ भाई शर्त लगा लो कि ये 10 की नहीं है मार्केट, ये 40 की है मेरे हिसाब से, 40 नहीं तो 30 की है, लेकिन 10 की नहीं है। और मैं 1 करोड़ रुपये मेरे पास पड़ा हुआ है कैश, मैं लगाता हूँ, आ जाओ लगा लो। अगर 10 की हो गई तो 1 करोड़ तुम्हारा, 40 की हो गई तो 1 करोड़ मेरा। किसी ने शर्त नहीं लगाई क्योंकि कन्विक्शन नहीं था मेरे अंदर था। ठीक है, 40 की नहीं है, 30 की तो है, 31 की तो है, 10 की तो नहीं हुई। तो बड़ी नेगेटिव। अच्छा, ये सोशल मीडिया को भी आप जैसे हमने मीडिया की बात की, यानी टीवी की, सोशल मीडिया में भी एक से एक ख़तरनाक लोग बैठे हुए हैं और बहुत गलत किस्म के स्प्रेड कर रहे हैं और उनका रीच बहुत ज़्यादा है। ग्रुप्स हैं 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार के इन्वेस्टर्स की, उस पर नेगेटिविटी फैला देते हैं। 20,000 आदमी अगर आप बेचना शुरू कर दे तो उसका असर तो आएगा। फिर अभी 3-4 दिन पहले एक चाइना का डेलीगेशन स्टॉक मार्केट आया था और अंदर उसको हेड कर रहे थे CPEC के, जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, उसके चेयरमैन उसको हेड कर रहे थे, उनके एम्बेसडर साथ थे और कम से कम कोई 70 के करीब चाइनीज़ जो बड़े हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स से चाइना से आए थे, मुख्तलिफ बैंक्स के और स्टॉक मार्केट्स के, और हमारे यहाँ के भी बहुत सारे बैंकर्स और बड़े अच्छे प्रोफेशनल उसमें अवेलेबल थे। ये ख़बर मीडिया, वो कम से कम 3 घंटे स्टॉक मार्केट में रहे। उन्होंने काफ़ी डिस्कशंस की, उनको हमने एंग्रो के बारे में बताया, वगैरह वगैरह जो अच्छी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के बारे में बताया। ये किसी मीडिया ने इसको हाईलाइट नहीं करा। हालांकि बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा कैश चाइना के पास जी है। हाँ, जी हाँ, अमेरिका के पास और नहीं 70 लोग आए और 2.5-3 घंटे वो दे रहे हैं, तो क्या उनके पास पोटेंशियल है जनाब कि वो आराम से आपके यहाँ कई बिलियन लगा सकते हैं, और 2.5-3 घंटे वो दे रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ आ गए? हाँ, नहीं, अगर मार्केट एक मिनट जैसे आपने बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं 10, तो वो चाइनीज़ यहाँ आते हैं जी। तो इसको किसी ने हाईलाइट नहीं करा। कुछ अखबारों में एक छोटी सी कही थी कि चाइनीज़ डेलीगेशन विजिटेड स्टॉक मार्केट, जैसे 2 आदमी आए थे, वो भी ऐसी, तो वो ऐसी किसी को पता भी नहीं चला होगा जनाब। ये तो ये भाई ठीक है, आप अगर नेगेटिविटी फैलाने के आपको पैसे मिलते हैं तो साथ में पॉजिटिविटी जो असल है वो भी तो दिखाओ ना। उसके पैसे नहीं मिलते ना, उसकी रेटिंग नहीं मिलती। जैसे हमारे शो की कोई रेटिंग नहीं है, कोई इश्तिहार नहीं है, कोई इश्तिहार नहीं देता, ना आप देते हैं ना कोई और देता है,
क्योंकि हम पॉजिटिविटी की बात जी, करते हैं, जी। अच्छी अच्छी बात की कौन सुनता है। आज मैं बैठ के स्कैंडल शुरू कर दूं कंपनीज के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, तो ये शो हिट हो जाएगा और उसके बाद बहुत सारे ऐड आ जाएंगे। जी हाँ, खैर हमारे चैनल controversial का ये रिवाज ही नहीं है, ना है नहीं ना रिवाज रहेगा है इंशाल्लाह। यकीनन, और मैं समझता हूँ होना भी हम ये सर्वाइव चाहिए, कर रहे हैं, होना अपने भी own- ये चाहिए बजाय इसके कि जो है वो 10 साल से ज़्यादा हो गए, जी हाँ। हम कह रहे हैं ये जी पॉजिटिविटी हाँ फैला रहे हैं। बिल्कुल। और इसका सिला अगर देना होगा अल्लाह को, तो हम जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको अल्लाह आखिरत में सिला देगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा हमें। डेफिनेटली बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी, और हमें बड़ी आपसे पसंद कोई आती। मतलब नहीं, किसी जी हाँ। कंपनी से आप कोई, सच्चाई हमारा कह मतलब रहे हैं। है कि पाकिस्तान अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए। मेरा तो एक ही ज़िंदगी का मकसद रहा है कि लड़कों को जॉब मिल जाए, लड़कियों की शादी हो जाए। इसके अलावा ज़िंदगी का मेरा कोई मकसद नहीं, जब तक सांस है करता रहूँगा। और ये शो भी उसी का सिलसिला है। इस चैनल का जो मिशन है वो यही है जी कि पाकिस्तान तरक्की कर जाए। पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? आपके पास कोई और रास्ता है? किसी भी जीनियस को बुलाएं कि स्टॉक मार्केट को हम तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जी हाँ। कोई रास्ता बताओ कि पब्लिक का सेविंग और पब्लिक के पार्टिसिपेंट से बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे लगेंगी। बिल्कुल सही। चाइना तो कम्युनिस्ट मुल्क था ना, जी हाँ। ना बनाता स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ डायरेक्ट कर लेता कोई काम, जी हाँ नहीं कर सकता ना। जी हाँ। तो बहरहाल ये वो सिलसिले थे जिसकी वजह से मार्केट में हमने क्रैश देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले चंद सेशन से जैसे ही ऑयल ने थोड़ा रिबाउंस करा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारी मार्केट ने भी बड़ा शार्प रेस्पॉन्स शो करा है। और फिर भी सारी चीज़ों से हटके मैं बता दूं, ये चीज़ें जो फ़िलहाल अगर ख़राब हो रही हैं, लेकिन आगे जाके ये बहुत फ़ायदेमंद होंगी पाकिस्तान के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए, जिसमें ऑयल प्राइसेस का घटना। अब ऑयल प्राइसेस मज़ीद घटने की बात आ रही है, इन्फ्लेशन भी घटेगा और हो सकता है इंटरेस्ट रेट मज़ीद घट जाए, तो इससे ग्रोथ आपकी पॉजिटिव होगी, ग्रोथ में इजाफा होगा। और ऑयल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे ये जिसमें ऑयल एज ए इनपुट यूज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो सस्ती होगी और हर चीज़ का इम्पैक्ट ऑयल पे होता है। तो सीपेक का मंसूबा जब बनेगा तो उसमें सीमेंट सेक्टर को खासा फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन को होगा। भाषा डैम की भी बात हो रही है, हम डैम अपने की पैसे से कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सीमेंट खाएगा वो, तो मैं समझता हूँ कि लोहा भी बहुत खाएगा। एग्जैक्टली स्टील है, कंज्यूमर शेयर्स हैं जिसमें ऑटोमोबाइल है, बहुत अच्छा बहुत कर सारी रहे चीज़ें, तो ये आगे जाके इंटर्न फ़ायदा देंगी और पाकिस्तान को इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल सिनेरियो से हमारा ताल्लुक़, हमारा एक सप्लाई फैक्टर की वजह से स्टॉक मार्केट घटती है, लेकिन हमारी मईशत को डायरेक्टली कोई ऐसा ख़तरा अभी अल्लाह का शुक्र है नहीं है। मईशत मजबूत हो रही है और ग्रोथ भी इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। और जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने जनाब नकवी साहब 4.5% का इस साल का कहा है, अगले साल की उम्मीद दिलाई है कि 5.5, विच इज़ अ वेरी हाई ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली इन द वर्ल्ड। जब जापान नेगेटिव ग्रोथ कर रहा है, यूरोप जीरो कर रहा है, अमेरिका विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन माइनस कर दें तो अमेरिका नेगेटिव में जाए, क्योंकि वहाँ 2 बिलियन पर मंथ की कटौती शुरू हो चुकी है, उनके बजट कट होना शुरू हो गया है। मेरी इस नज़र में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिमांड कम होने की। इनोवेशन क्या हुआ है? शेल गैस, तो शेल की जितनी कंपनी होंगी उन्होंने बहुत कमा लिया इस दौरान। फेसबुक ने 45 बिलियन कमा लिया, उनके मालिकों ने, ट्विटर के मालिकों ने कमा लिया, एप्पल वालों ने बहुत पैसे कमा लिए। ये तो बड़े बड़े लोगों के पास पैसे चले गए ना, उससे डिमांड तो नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट $2 बिलियन डेली हर महीने कम कर रही है, उसके एक स्कूल टीचर के इनकम पे असर आ रहा है, पुलिस वाले के इनकम पे असर आ रहा है, और तमाम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ सोशल पे असर आ रहा है। तो वो उतना कम खरीद रहे हैं। जब कम खरीदेंगे तो चाइना बेचेगा कहाँ, आप बताइए? सबसे बड़ी मार्केट तो वही है ना, सबसे बड़ी मार्केट। कोई मवाजना ही नहीं है 18 बिलियन मार्केट से हमारी 250 मिलियन के मार्केट से, बिलियन के मार्केट से। कहाँ 17 ट्रिलियन, कहाँ 250 बिलियन। तो कोई मवाजना ही नहीं है। अगर वहाँ स्लो डाउन आ जाता है तो दुनिया स्लो हो गई। और ये हो गया। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। वी हैव टू लिव विद द फैक्ट कि द सुपर पावर कॉल USA इज़ नो मोर सुपर पावर आफ्टर एक्यूमुलेटिंग डेट ऑफ 18 ट्रिलियन। उसने अपनी कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी और अपने औकात पे आने की कोशिश कर रहा है। जब औकात पे आएगा तो कम खाएगा, कम खरीदेगा, और दुनिया को लेस डिमांड सिचुएशन में एडजस्ट होना है। एग्जैक्टली बहरहाल ये है। और अभी भी थोड़ा सा ऑयल की तरफ से अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है।
मैं समझता हूँ ये इस साल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस अनसर्टेनिटी में गुजर सकता है और फिर उसके बाद हमें एक पिक्चर क्लियर नज़र आ जाएगी ऑयल का बॉटम क्या है। वंस इट इज़ डिसाइडेड तो मैं समझता हूँ हमारे जो कैपिटल मार्केट्स हैं, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है, एक दफ़ा अगर ऑयल का बॉटम का अंदाज़ा हो जाए तो उसके बाद वो फिर उसमें पोटेंशियल बहुत है। अब तकरीबन 8 की पी पर चल रही है, जबकि रीजन में 12 साढ़े 12 की पी पर है मार्केट। ये ऑयल की बता रहे हैं या टोटल? टोटल बता रहा हूँ मैं। अच्छा। टोटल ये गिरने के बाद 8 जी हाँ, जी हाँ, 6.5 की डिविडेंड यील्ड है। रीजन में 12.5 रीजन में 12.5 13 है। और चाइना में आपको कितना है? चाइना में भी 11 के करीब है। नहीं, 60 है। 60, ओह सॉरी, पी की बात। यूज्ड टू 70 आफ्टर द ड्रॉप इट हैज बिकम 60। 60 ये CNN वगैरह पे मैंने सुना है, हो सकता है गलत हो, आप को ज़्यादा असल इसका में पता कर लीजिएगा जी। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जब चाइना से कंपेयर करते हैं तो मैं कहता हूँ प्लीज़ डोंट कंपेयर चाइना। जी। एक तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने मेक श्योर किया कि शेयर जो है वाइड स्प्रेड ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल जाए जी। ये उनके सोशल आप कह सकते हैं कि उन्होंने सोचा कि प्रॉस्पेरिटी जब कैपिटलिज्म के नाम पे आ रही है तो क्यों ना इसका फ़ायदा ज़्यादा आवाम को पहुँचे। कम्युनिस्ट हुकूमत है ना, कम्युनिस्ट हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा। 9 करोड़ वहाँ शेयर होल्डर्स हैं, $250 बिलियन बैंकों ने कर्जा दिया हुआ है शेयर ख़रीदने के लिए। हर से कहा गया कि आप 5-10% अपना लगाओ, बाकी बैंक से ले लो। यही वजह है कि इतनी बड़ी स्प्रेड है। यही वजह है कि जब वहाँ पे थोड़ी सी भी हलचल होती है तो जहाँ 9 करोड़ आदमी भागना शुरू करता है एक तरफ तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ तो 3-3.5 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर ही नहीं है। मार्केट का बेस कोई मुआवजा नहीं है हमारे यहाँ, कोई लिक्विडिटी लिवरेज प्रोडक्ट नहीं है, जबकि वहाँ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है। आप 5% दे दो, 10% दे दो, 20% दे दो, शेयर ले लो। और गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि आम आदमी को पहुँचे शेयर। फिर मार्केट बेस चाइना का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम सिर्फ एक कैप शेयर्स मार्केट को हम फोकस कर रहे हैं। वहाँ से कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट और उसकी भी पता नहीं फ्यूचर और अपर फ्यूचर और इसी तरीके से बहुत सारी मार्केटों का एक मजमूआ है। तो उसको आप हमारे से कोई कंपैरिजन हरगिज़ नहीं हो सकता। साहब यहाँ पे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, हम लेंगे यहाँ पे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। हम बात करें एक लीडिंग एक्सपर्ट नकवी साहब से। बहुत बड़ा उनका तजुर्बा और माशाल्लाह अपने एक ही कंपनी में काफ़ी ज़माने से हैं, शोज़ इज़ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और उनकी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। कुछ दिन पहले आए, ऑयल के बारे में बहुत बात की थी उन्होंने और उस वक्त ख़ुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि नीचे जाएगी। आज भी यही कह रहे हैं कि हालांकि 32 पे आ गए ऑयल, उनके प्रेडिक्शन गलत हो गई। और इसी पे बात हो रही थी कि भाई ये तो एक क्या सराई होती है, एक जजमेंट होता है, इसके बेसिस पे नकवी साहब को क्या हम जेल में बंद कर दें कि आपने 25 कहा था, ये 32 कैसे हो गया। यही बात हो रही थी कि और जो हमारे एनालिस्ट वगैरह डर गए हैं AKD के वाक़े के बाद, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये बड़े प्राइम बच्चे हैं, इनके पास बहुत मार्केट अपॉर्चुनिटी है, पूरी दुनिया उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। CA किया हुआ उन्होंने, किसी ने CFA किया हुआ है, मास्टर्स हाई क्वालिटी के हाई ग्रेडेड मास्टर्स हैं जो नकवी साहब की कंपनी या और कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। अगर उनको आप इस तरह से डराएंगे धमकाएंगे तो वो पता नहीं किसी और जगह चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, या यहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में उनके पास गुंजाइश है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्लस हमने बात की कि मीडिया ने काफ़ी डैमेज किया है। कुछ लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी इसी पे चलती है कि कोई ना कोई कहानी रोज़ाना उनको बरतना होता है और उसके लिए अगर कोई कहानी ना मिले तो कोई ना कोई ईजाद कर लेते हैं। पिछले दिनों ये जो बहुत ही नाजुक सी हमारी मार्केट है, छोटी सी हमारी मार्केट है, फ्रेजाइल मार्केट है स्टॉक मार्केट की, कैपिटल मार्केट के, इसके जो 10-15 अगर बड़े बड़े आइकॉन्स हो, जिसमें मैं एक नकवी साहब को भी समझता हूँ, ये इतना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। इनमें से 10-15 में से 10 को उन्होंने डैमेज किया, बड़े पर्सनली भी, उनके सिचुएशंस को भी, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह रही इस मार्केट की गिरने की, बिसाइड द अदर फैक्टर्स जो इंटरनेशनल है, जो जिस पे हमारा कोई काबू नहीं है। नकवी साहब, क्लोज से पहले हम चाइना को डिस्कस कर रहे थे। जी हाँ। अब इसी तरह आप बांग्लादेश को देखें, हम ही से आज़ाद हुआ, मेजोरिटी छोड़ के भागा, माइनॉरिटी को पहली दफ़ा दुनिया में तारीख़ इंसानियत में पहली दफ़ा हुआ कि मेजोरिटी माइनॉरिटी से थक के भाग गया। आज वहाँ कहते हैं, आप ही लोग आके बताते हैं कि शायद
2.5 मिलियन शेयर होल्डर्स हैं, शेयर अकाउंट वाले लोग हैं। हमारे यहाँ जी। 3-3.5 लाख भी नहीं है। जी हाँ। वो अगर आईपीओ वालों को भी गिन लें तो 3, वैसे तो सीडीसी है ही नहीं, और भी शायद कम होंगे, 50-60 हज़ार की बात होती है। बहुत कम होंगे जी। ऐसा कैसे हो गया कि एक मुल्क जो हमसे अलग हुआ, वहाँ 2.5 मिलियन शेयर होल्डर्स हो गए। हमारे यहाँ 58,000 कहते हैं सीडीसी अकाउंट होल्डर हैं जो ट्रेड वेट करते हैं, बाकी तो खैर आईपीओ वाले हैं वो। जी ऐसा कैसे हुआ? ऐसा होने के लिए तो जनाब एक अलहदा प्रोग्राम रखें, और ये बहुत सारी बातें फिर हमारी बांग्लादेश वालों को यहाँ बुलाना से पड़ेगा हटके। उनको शो में, या उनको कॉल पे लेना आप पड़ेगा। ये देखें, जहाँ तो आपने क्या बांग्लादेश किया में, कि 2.5 बांग्लादेश में 25 1 किलो कॉटन भी पैदा नहीं होता। 1 किलो हमारे यहाँ कॉटन पैदा होता है, वो टेक्सटाइल में हमसे आगे जा चुके हैं। 25 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा, जी, 17 बिलियन था, वो भी घट रहा शुरू हो जी, गया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, यानी जहाँ पे कॉटन ही पैदा नहीं होता है, जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर में, बुनियादी इनपुट आपका कॉटन है, जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जब वो बने हैं, जहाँ पे कोई इंडस्ट्री टेक्सटाइल की ऐसी बड़ी नहीं थी, जहाँ पे कोई एक्सपर्ट्स नहीं थे, सारे पाकिस्तान में थे। आज वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में आगे जा चुके हैं। उनका अच्छा, वो वैल्यू ऐड करते हैं। करेंसी, अच्छा, हम लोग जो करते हैं ना 17 बिलियन, उसमें अगर कॉटन के एक्सपोर्ट को आप निकाल दें, बिल्कुल निकाल देना चाहिए, वो तो कोई एक्सपोर्ट ही ना हुआ जी, तो वो कि आपने विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक जी, चीज़ को भेज दी। जी जी, तो मेरा ख्याल है फिर तो फिर और उसके बाद यान को निकाल दें उसमें जी। से। यान भेजने का क्या सवाल है? पहले उसको कपड़ा बनाओ, फिर उसका शर्ट बनाओ, पैंट बनाओ, फिर भेजो, जी हाँ, तब फुल आपको जाके वो जी हाँ। मिलता है। प्लस अपना ब्रांड बना के बेचो तो जी हाँ। और ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो वहाँ उसकी आप बात क्या करें, आई मीन उनकी करेंसी भी कहाँ नहीं, से लेकिन कहाँ आप चली ये इस पे ज़रूर जोर दीजिए कि वही लोग हैं जिनको हम कहते थे ये इतने अच्छे नहीं हैं, ये वो। आपकी उनको बात कहाँ सही से शऊर आ गया कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, हर आदमी को अकाउंट खोलना चाहिए। है। जी, 2.5 मिलियन बहुत आप बड़ी ये नंबर देखें ना, है। आज की क्रिकेट मैच की मिसाल आप ले लें, उससे सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी कि इतनी बदतरीन शिकस्तें हो रही हैं। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि इंडिया भी तो हार रहा है, हम हार के क्या हार गए? हार जीत What होती an रहती है। excuse। तो ये आप देखें, अच्छा जब सर, ये वो जब मार्केट ये के वो ग्राफ में देख रहा था तो उसमें ये नज़र आया, मैंने पूछा लोगों से जी। यार 12 बजे के 11-12 बजे क्या हो गया कि मार्केट एकदम से ऊपर से नीचे आ गई। तो उन्होंने कहा जी वो कुछ नहीं, वो क्रिकेट हार गए। तो क्रिकेट हारने पे आपने मार्केट को गिरा दिया। ये देखिए, ये आज का ग्राफ ये तो खैर किसी ने का इत्तेफाक है ये। हाँ, लेकिन हार गए तो हार गए, लेकिन एक तो ऐसा एक्सप्लेनेशन देना, अपनी गलतियों पे छुपाने के लिए आप दूसरों की गलती बता रहे हैं। अगर इंडिया ने भी गलत किया है, हारा है। ये तो मैंने एक मिसाल दी है आपको कि इससे अंदाज़ा लगा लें यहाँ की अप्रोच का, यहाँ की सोच का, यहाँ पे ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आज बांग्लादेश हमसे आगे, हम उससे पीछे हैं। और इंडिया के तो बात ही ना करें, वो तो खैर इंडिया तो ज़ाहिर खैर है, बहुत ही बड़ा होगा, बहुत आगे है। जब जी मैं हाँ। 80s में इंस्टीट्यूशनल आपके जैसे इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल डिवीज़न का डिप्टी मैनेजर बना, तो मुझे बैंकों से डील करना पड़ा। तो जिस बैंक में मैं था उसका एक ब्रांच बॉम्बे में भी था, अबू धाबी कमर्शियल बैंक। तो वहाँ से IPOs आना शुरू हुए, और मैं ज़रा बोलने वाले में हमेशा से तेज़ रहा हूँ। हमारे जो बॉस थे वो इंडियन थे, बड़ा शाही किस्म के आदमी। तो मुझे कहना है यू विल लीड द IPO। अब बड़े होटल में हज़ारों इंडियन जमाए, और एक पाकिस्तानी एक इंडियन कंपनी को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जी ये कंपनी वाले आए हैं, इनका आप सुन लें, बज़ाहिर अच्छे लगते हैं। और तो इंडियंस से उस ज़माने में बड़ा एक्सपोजर का, वो जो कंपनी जिनको 80s में इंट्रोड्यूस कराया था, रैन बैक्सी वगैरह टाइप की कंपनी, उनकी शेयर जो 10 रुपये पे बड़े मुश्किल से, अच्छा मालिकान भी बड़े डरे हुए से और खौफजदा से थे कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। आज वो शेयर जनाब हज़ारों में है। इन्फोसी आया था, हज़ारों में है। क्या किया उन्होंने? सिर्फ सॉफ्टवेयर बना के बेचा है, कोई चीज़ नहीं बेची, खाली कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग बेची है। कहाँ से कहाँ वो लोग चले गए। हाँ, बताना ये चाह रहा था कि वो जो हम IPO करते थे, तो हमारे जो टी बॉय से लेके हर इंडियन उसमें अप्लाई ज़रूर करता था, और दुआ करता था कि मिल जाए, और ना भी मिलता था, इतना ज़्यादा रश होता था। तो 80s में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी हमारे यहाँ। तो आज भी लोग कह रहे हैं क्या शेयर जुआ है, ख़त्म, बात ही ख़त्म। कोई कहता है गैर इस्लामी है। अभी एक साहब से मेरी बड़ी सख्त लड़ाई हो गई, कहने लगे गैर इस्लामी है। मैंने कहा जिस काम में फ़ायदा नुकसान दोनों होता है वो गैर इस्लामी हो सकता है? कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ से ये सब बातें फैलाई हुई हैं लोगों ने, समझ में नहीं आता। ज़ाहिर है, जब भी 0.001% या इसके भी कम शेयर होल्डर्स हैं,
और अब ये देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना है, नज़रिया यही है कि इसका बेस ब्रॉड हो, लोग आएँ और लिस्टिंग हो अच्छी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर फिर भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिस तरीके से नई कंपनियों के लिए सख्तियाँ हैं, जिस तरीके से टैक्सेशन और दूसरी चीज़ों में फंसाया जाता है, बजाय इन्वेस्टमेंट पे। महातीर मोहम्मद साहब ने एक दफ़ा, मैंने ख़ुद सुना है, उनसे किसी ने पूछा कि आपने स्टॉक मार्केट पर टैक्स लगाया था, तो उन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट पर कभी भी टैक्स नहीं लगाते। तो ये वजह थी महातीर मोहम्मद ने मलेशिया को कहाँ से कहाँ 5 टैक्स लगा दिया आपने। जी हाँ, यहाँ छठे की भी सोच रहे हैं, छठे की भी सोच रहे हैं। कोई जहाँ से जो गाय दूध देती है उसी को आपने उस पर अटैक करना है। वो जो मुर्गी अंडा देती है सोने के, उसको काट के खा जाए। और एग्रीकल्चर पे नहीं लगाना है, एग्रीकल्चर पे कभी नहीं लगाना, कभी उसको बचाना है, उसको किसी भी तरीके से। और भी कुछ चीज़ें बचाना वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो एग्रीकल्चर को हर हाल में बचाना है, वीआईपीज़ को नहीं टैक्स करना। जी हाँ, आपका नादरा डाटा कहता है, जनाब मेरी बात नहीं है, अली अरशद हकीम साहब नादरा के चीफ थे, उसके बाद वो एफबीआर के चीफ बने। कोई अफसाना नहीं सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा जी 40 लाख लोग आइडेंटिफाइड हो गए ऐसे, जिनके पास बहुत बड़े घर हैं, जिनके बहुत सारे एसयूवीज़ हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत करते हैं और लाखों लाख का ख़र्चा होता है, उनका एक टिकट लाखों का होता है, और जो कोई टैक्स नहीं देते, जिनके पास कोई एनटीएन नहीं है, जायदाद अरबों में है, नादरा डाटा में मौजूद है। आप ये बताइए कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग हुकूमत आ जाए उसके लिए क्या मुश्किल है। कोई खून खराबा की ज़रूरत नहीं है, कोई कत्ल आम की ज़रूरत नहीं, जैसे चाइना में हुआ। मौजूदा खुशी से बताता था कि मैंने 10 लाख लोगों को मारा है, अपने हाथ से भी 200 लोगों को उसने मारा था। डेंजो पेंग जिसने रिफॉर्म बाद में लाया, उसने भी 200-300 लोगों को अपने हाथ से मारा पिस्तौल से। कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उनके ऊपर आप 20 लाख रुपए सालाना का टैक्स से भत्ता जो कह दें, सेफ्टी मनी दे दो, तब तुमसे नहीं पूछते कि ये अरबों रुपए आए कहाँ से। ना हम आइंदा 10 साल तुमसे पूछेंगे, तो वो खामोशी से देंगे। नहीं दें, अरबों की जायदाद उनकी जब्त कर लें आप। फिर वो आए और साबित करे कि ये सारी चीज़ें उसने जायज़ तरीके से हासिल की है। कर ही नहीं सकता वो, इसलिए वो खामोशी से 8,000 बिलियन तो यही आ गया जनाब। फिर आपको ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पे टैक्स लगाने की ज़रूरत होगी। कितना कमाते होंगे स्टॉक एक्सचेंज से? कुछ भी नहीं, बिलियन में भी कुछ बिलियन आता होगा। 600 बिलियन कमाते हैं ये तेल पे और गैस पे टैक्स लगा के, जिससे आप अनकम्पिटिटिव हो गए अगेंस्ट बांग्लादेश, इंडिया एंड एवरीबडी एल्स। अगर ये 8,000 आ जाए तो ये सारे टैक्सेस माफ़ हो सकते हैं। 4-5 एसेंशियल चीज़ों पे आप सब्सिडी दे सकते हैं। हो, विल हो, और ये सारी चीज़ें, ताकत चाहिए जी इसके लिए, दिल मजबूत, विल और सिंसेरिटी। ये अभी जो हुक्मरान है ये लोग नहीं कर सकते, बहुत कम। मेरा ख्याल है कि मुश्किल है जो सिस्टम इस वक्त है, और जो जिस सिस्टम के तहत लोग आते हैं, तो उसमें तो खैर फिलहाल ये चांस नहीं लग रहा। लेकिन ये कि अगर कोई चेंज आ जाए, सिस्टम में तब्दीली आ जाए, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है, वरना वो चेहरे बदल जाएंगे, बात वही मुकम्मल चल रहा है। बारियाँ ले रहे हैं लोग, जी हाँ, एक जाएगा दूसरा आएगा, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा। तो सिस्टम कोई ऐसा ना आ जाए जो आके तब्दीली ले आए। जी हाँ, सिस्टम की तब्दीली हो। अवाम भी इतनी सीधी सादी है कि समझती ही नहीं है, उन्हीं को बार बार वोट। अवाम अपने प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल, अपनी डे टू डे जो भी उसकी नीड्स हैं, उसको मीट आउट करने में मशगूल है, और इसलिए वो समझने से कासिर है, और ना ही वो उस पर गौर कर सकती है, और ना ही हमारा लिटरेसी रेट, अवेयरनेस रेट इतना हाई फाई है। लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, ना समझेंगे, इसीलिए मीडिया उसका फ़ायदा उठाता है, और एक ब्रेकिंग न्यूज़ पे जनाब एक वो उसका प्रोग्राम भी हिट हो जाता है, रेटिंग भी बढ़ जाती है, आवाम का सत्यानाश हो जाता है, कारोबार का सत्यानाश हो जाता है। और अगर अवेयरनेस हो, लिटरेसी रेट हाई हो, लोग समझते हो, तो उस ब्रेकिंग न्यूज़ को उसी वक्त एवेल्यूएट करके उसके ऊपर वो कभी भी यकीन ना करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिटरेसी रेट के ऊपर जाती हैं, और जो कि काफ़ी लो है। लिटरेसी रेट का यूरोप पे अगर कोई आदमी ऐसी हवाई छोड़ता है ना, क्लास 8-9 के बच्चे भी इतना इकोनॉमिक्स और ये सब समझते हैं कि पकड़ लेते हैं उसको। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर रॉन्ग, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल। कवानीन ऐसे हैं कि आप पहले तो आप बोलते हैं तो आपने पकड़ हो जाती है। नकवी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये स्टॉक का शेयर है और आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। कुछ सेक्टर्स बता दें जिसकी तरफ लोग ज़्यादा। नहीं, मैंने बताया कि सीमेंट सेक्टर टॉप प्रायोरिटी है। सॉलिड सीमेंट है, उसके बाद स्टील है। इस दौरान भी नहीं गिरा,
गिरा नहीं है। जी हाँ, स्टील भी बहुत इम्पोर्टेंट, स्टील बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीमेंट और स्टील का साथ चलेंगे इनका रेशो 5:1 ऑटो होता पे है। हम बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ जी देख हाँ, रहे हैं, ऑटो में ग्रोथ है, 58% ग्रोथ है जनरली, फार्मास्यूटिकल में इवन growth- मोटरसाइकिल पे बड़ी अच्छी ग्रोथ है 28% की। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा और रहे अब बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल आ रहे हैं जनाब, बड़ी वाली। हैं। जी हाँ, काफ़ी स्कोप है। फार्मास्यूटिकल आपने पाकिस्तान कहा? में लाखों के हिसाब से मोटरसाइकिलें यूज़ होती मोटरसाइकिल, हैं फार्मास्यूटिकल में आपने कहा, फार्मास्यूटिकल चौथा ये हो में जो गया। है अच्छा स्कोप है। तो ये, और जिससे आप एहतियात करें तो वो समझ लें अभी फ़िलहाल बैंकिंग सेक्टर को आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इसको और डिप्रेस फ़िलहाल देख रहा हूँ। लेकिन आज लेकिन इन द बहुत कमिंग फ्यूचर, जैसे ईरान जब अब आज़ाद हुआ है, एक तरीके से देखा जाए न्यू बॉर्न है, और फिर हमारे बैंकिंग सेक्टर के उससे रिलेशंस बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगी, तो बैंकिंग सेक्टर फिर आगे आके यकीनन इन चीज़ों का फ़ायदा लेगा। सीपैक का प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा होगा। तो वो इट विल टेक सम टाइम, बट फॉर द टाइम बीइंग बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग और थोड़ा सा ऑयल आप कह सकते हैं कि ज़रा सा shaky है। डेफिनेटली शेकी रहेगा। ऑयल बिकॉज आप ऑफ 25 इन्वेंट्री देख लॉसेस, रहे जो हैं एक्सप्लोरेशन आगे आप 25 देख रहे हैं, सॉरी आगे ऑयल की कीमत नहीं, 25 जो देख रहे जो हैं। एनालिसिस है इंटरनेशल लेवल पर आपने उसके एक मुताबिक महीने पहले भी forecast। 25 का जिक्र किया जी था, हाँ। आपको अरेस्ट नहीं किया जी गया, हाँ। 32 पे क्यों आइंदा अरेस्ट कर लिया जाएगा। नहीं, वो मसला ये है, अरेस्ट वहाँ होता है जहाँ से कुछ 2-4 अरब रुपए मिल जाए, आपसे उम्मीद नहीं, तो इसलिए नहीं मुझसे कर रहे। उम्मीद नहीं। इसलिए आपको छोड़ा हुआ है। तो अच्छा, ये 4-5 सेक्टर्स आपने बता जी दिए हाँ, जहाँ जी हाँ, पॉजिटिविटी जी है हाँ। और उसी पे लोग ध्यान दें। जी हाँ, वैसे भी फूड वूड भी सब ठीक ही चल रहा है, फूड बाकी सब इकोनॉमी डेफिनेट, सही चल आपने रही है। अच्छा पॉइंट आउट करा। फूड बाकी सब क्योंकि फूड चूँकि एक तो जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो फूड की में फ़ायदा का मार्जिन बढ़ जाएगा बनाने वालों को। अच्छा, बाकी चीज़ें हमारे यहाँ सस्ती नहीं हो रही हैं, ना शुगर सस्ती हो रही है, ना आटा सस्ता हो रहा है वगैरह, उससे ही चीज़ें बनती हैं, तो फ़ायदा वही है। हाँ, और मार्जिन चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। मिसाल के तो अब ऑटो की देख लें, जिन्होंने ऑटो में इन्वेस्टमेंट किया उनके तो जी। वारे न्यारे हो गए, जी 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 इसलिए कि यन 76 से घटते घटते 115 वाला पे आ जी, गया। एग्जैक्टली। कितना बड़ा गैप। जी हाँ, जी हाँ। और स्टील की कीमत जो है कहाँ कहते से हैं कि कहाँ आ 20 से गई? 30% नीचे आ जी गई। बिल्कुल, जी हाँ, कीमत कम करने के बाद उन्होंने जी हाँ। गाड़ियों की कीमत वही रखी या बढ़ा दी। जी एग्जैक्टली। सीमेंट की बात करें आप, जी हाँ, सीमेंट वालों ने भी बहुत पैसा पीटा। कैसे जी। कि कोयले की कीमत जो 320 होती थी वो हो गई 40। जी हाँ, कोयला इज ए मेजर फैक्टर फॉर जी हाँ, सीमेंट। जी हाँ। सीमेंट की कीमत बढ़ गई या रही अपनी जगह पे, घटी तो नहीं। नहीं घटी, इसका फ़ायदा है सीमेंट सेक्टर इसीलिए है। और इसी तरह जो food नॉर्मल आपने- स्टील का जो बिलेट वगैरह बनाते हैं, जी स्टील की कीमत 20-30%। आपने सुना कि यहाँ के स्टील की कीमत सस्ती नहीं, हो गई कोई जो घर बनाने में इस्तेमाल होता है? बिल्कुल भी नहीं है, किसी तो चीज़ में तो कोई वहाँ कमी उनका नहीं। मार्जिन बढ़ा ना। जी तो हाँ, कोई भी स्टील कंपनी अगर लिस्टेड है उसकी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही जी है, हाँ। तो उसके लिए तो फ़ायदा है आगे। इसलिए पेट्रोल प्राइसेस अगर घटते भी हैं तो कोई इसमें कुछ लोगों को जो गाड़ी जिनके पास उसको फ़ायदा होता है, आवाम को फ़ायदा एज ए होल नहीं होता, क्योंकि अगर यही पेट्रोल बढ़ना शुरू हो जाए, बिलीव मी, ये सारी चीज़ें ये बढ़ेंगी, हाँ। कीमतें महंगी होंगी। लेकिन इतना पेट्रोल कम हुआ न, बस के किराए हाँ। घटे, न रिक्शे के किराए जी हाँ, घटे, न किसी चीज़, किसी कमोडिटी की प्राइस नहीं घटी। वो और अगर मैंने- ये उसका रिवर्स मतलब ये हुआ गियर कि लगता इतना है, उनको फायदा में इजाफा हो गया, जी है ना, जो जी लोग जी, इस कारोबार फायदे में में हैं, हुआ। जी हाँ। दे आर मेकिंग मच अगर मोर। ये रिवर्स गियर लगा, फिर एकदम बढ़ा देंगे। यानी आप ये समझिए कि यहाँ से 5-10 रुपए भी अगर ये बढ़ता है, जो 35 पे भी चला गया हालांकि ये इस वक्त कमा रहे हैं शायद 30-40 रुपए ऊपर के पेट्रोल के रेट के ऊपर। रेट पे कमा रहे हैं, लेकिन 5-10 रुपए बढ़ेंगे, ये बढ़ाएंगे और हुकूमत कुछ नहीं करेगी। हुकूमत को भी हिस्सा मिलता है ना उसमें, बढ़ाने में। बहरहाल, घटाने में नहीं मिलता, बढ़ाने में ज़रूर मिलता है। तो ये हमारे यहाँ आप इसे कुछ भी कह लें, किसी भी चीज़ का नाम आप इसको कह सकते हैं, इसको बैड ये गवर्नेंस कह जब लें, या जो भी कह लें। इदारा जिसको कहते हैं ओगरा, जी। मैं कहता इसको फ़ौरन बंद करो। इसका तो रिश्वतखोर चेयरमैन था जिसको हम दुबई से पकड़ के लाए थे, उसने कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा के देता था ऊपर वालों को। जी भाई वो एक बाउंसर था एक क्लब का, उसको किसने कहा कि वो तेल का बड़ा एक्सपर्ट है, वो बताएगा तेल की कीमत क्या होगी, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। मेरा सवाल ये है नकवी साहब, आज आप चले जाएँ यूरोप, आज आप चले जाएँ कनाडा, अमेरिका, वहाँ तो हर पेट्रोल पंप पे अलग रेट पे बिक रहा है पेट्रोल, जी। वहाँ तो कोई ओगरा नहीं है। जी नहीं है। तो यहाँ क्यों ओगरा है भाई? जी हाँ, मैं तेल ईरान से ला के बेचूँ आपको सस्ता, तो आपको क्या तकलीफ है भाई, जी, आप बिल्कुल खरीद लो। सही। जी। मैं उज़्बेकिस्तान से लाऊँ, आपको जी। क्या, तेल तो तेल है, कराची, क्यों ओगरा है? ओगरा को ख़त्म करो। कराची में महंगा तेल खरीदा जाता है। मैं इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहता हूँ अपने इलाके के लिए, क्यों नहीं बनाने देता भाई? जी। कहते हैं नेपरा के पास जाओ, नेपरा जाओ तो 4 करोड़ रुपए खर्च करो, फिर लाइसेंस भी नहीं मिलेगा आपको। लाइसेंस भी फिर वो ऐसा एग्रीमेंट करेगा जो आप मर जाएंगे। जी हाँ, भाई छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं बिजली बनाऊँ बेचूँ, फ़ायदा तो फ़ायदा, नुकसान तो नुकसान, मेरा अपना इन्वेस्टमेंट, आप कौन होते? जी हाँ, लेकिन नहीं बना सकते आप, मना है, सख्त सज़ा है।
बिजली बनाने पे सख्त सज़ा है, जी हाँ। आप जेल चले जाएंगे जी हाँ। अगर आपने बिजली बना दी, जी जिसकी शॉर्टेज है इस मुल्क में। जी हाँ। तो ऐसे तो मुल्क है ये, हर जगह पैसा पैसा। 600 बिलियन का रिश्वत बढ़ता है ओगरा और नेपरा के दरमियान, ये आपको बता दूं। हुक्मरानियत का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा अगर ये आप रिलैक्स कर दें इन चीज़ों को। रिलैक्स किया तो 600 बिलियन चले गए, तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या और फ़ायदा, यही वो मिनिस्टर लोग बनने का हैं, क्या फ़ायदा, ये MNMPA बनने का यही क्या वो फ़ायदा। लोग हैं जो ऑयल की मोनोपोली को बरकरार रखते हैं। जी। अगर सिर्फ एक ऑयल की मोनोपोली हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए और कोल पे बिजली बनने लगे और गैस पे या जो भी सस्ते, भाई जिसको जो बारे में आए जो बनाए। सूट करे, आप यकीन करें। आप कहें कि हमें बिजली बना के दो भाई, जी हाँ, तुम जिस मुल्क चीज़ से को बनाते फ़ायदा हो, है, आई डोंट केयर, आवाम को फ़ायदा विंड से बनाते हो तो विंड से लेकिन ये बनाओ। ऑयल लॉबी, मुझे तेल चाहिए, ऑयल मुझे लॉबी बिजली जिसने- चाहिए 24 घंटे। जिसने कैप्चर करा हुआ है, जिसकी ब्रांचेस बाहर तक हैं, मिडल ईस्ट तक 600 गई हुई हैं। बिलियन रुपीज़ इज़ नॉट ए जी हाँ। स्मॉल अमाउंट। जी हाँ, मिडल ईस्ट तक इनकी ब्रांचेस हैं, वहाँ तक ये पैसा आना जाना उनको फ़ायदा होता है। यानी पाकिस्तान शायद तीसरा, चौथा या पांचवा बड़ा ऑयल इंपोर्टर मुल्क बना हुआ है, उसका फ़ायदा सारा मिडल ईस्ट को और दूसरे अरब ममालिक को होता है। उनके मज़े लगे हुए हैं कि यार तो पाकिस्तान वो से। हुक्मरानों को आपको जी हाँ। खुश करते हैं वो। तो अब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें एड्रेस रफ़ी साहब इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और हम भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी हैं, इंशाल्लाह बेहतर वक्त भी हम देखेंगे। इंशाल्लाह। ये हुक्मरानों का बदमाशी ये सब ख़त्म होगी, आगे चल के जाके डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलने दें। देखिए कैसी कैसी पार्टीज़ आती हैं, कैसे कैसे मैनिफेस्टो आती हैं, आवाम तैयार है उनको वोट देने के लिए, वोट दे और इनका सफाया कर दे। 5 साल कोई अच्छी हुकूमत आ जाए जिसका सिर्फ एक ही एजेंडा हो, मईशत, इसके अलावा कुछ नहीं। वो पहले से डिक्लेयर कर दे कि जी हम तमाम स्टॉक के टैक्सेस ख़त्म कर देंगे, हम बिजली पे टैक्स ख़त्म कर देंगे, खुर्दनी तेल पे टैक्स ख़त्म कर देंगे, पहले से मैनिफेस्टो में लिख दे कि ये कर देंगे और इससे हमें इतना लॉस हो जाएगा 1000-2000 बिलियन का। लेकिन हम इधर से दूसरी तरफ से अमीरों पे टैक्स लगा के, इनहेरिटेंस टैक्स लगा के, वेल्थ टैक्स लगा के, अमीर ज़मींदारों के ऊपर टैक्स लगा के हम सारा रिकवर कर लेंगे। तो फिर देखिए ये मुल्क कैसा जन्नत बनता है और किस तरह से ये तेज़ी से तरक्की करेगा। क्या फिर ये नेक्स्ट चाइना बन जाएगा। चाइना बिल्कुल गरीब था, 20 साल में इतना बड़ा अमीर हो गया। पाकिस्तान भी अगले 20 साल में कहाँ से कहाँ जाएगा, पहचान में नहीं आएगा। और ये जो शेयर्स का कहता रहता हूँ रोज़ाना कि ख़रीद लो, फिर आप लोग उसको देखते रह जाएंगे जिसने नहीं ख़रीदा होगा। और जिसने ख़रीदा होगा वो 20 गुना 50 गुना एप्रिसिएशन को देखेगा और उसी हिसाब से डिविडेंड कमाएगा और उसकी बुढ़ापा बहुत आसानी से गुजरेगा। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।